जय हिंद। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन तक पढ़ चुके हैं और जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन तक के आपको वीडियो सेंड किए हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको केयरफुली नोट करके और अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज पे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके आगे के चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें अब आपके कोर्स में जो चैप्टर है दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक काई स्क्वायर टेस्ट आपको डील करना है आपके बायोस्टैटिस्टिक्स में। तो अब तक हम लोगों ने टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन तक। अब हम उससे आगे के टॉपिक में बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उनको जानने से पहले, क्योंकि वो नाम शो करता है कि सिग्निफिकेंस चेक करते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो डाटा आगे के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसको जानने के लिए इन टेस्ट या इन टूल्स का हम लोग यूज करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। तो इससे पहले कि हम टेस्ट पढ़ें, हमें ये जानना जरूरी है कोई भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम यूज करते हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, उसके बाद फिशर्स टेस्ट है या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, तो इन सब को यूज करने से पहले हमें हाइपोथेटिकली सेट करना पड़ता है कि जो हम करने जा रहे हैं वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। उसके लिए जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग माना कि लेके चलते थे, सो वी सेट अ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, है ना। नल नेम इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस, तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई प्रायर वर्क हुआ है, पहले कोई कार्य हुआ है, तो वो कार्य उसके समान आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो इसको जानने के लिए इस हाइपोथेसिस को सेट किया जाता है। तो जैसे हमने मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं मेंडल्स लॉज। मेंडल्स लॉज में अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लेके चलते हैं, विच इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं, तो उसमें हमें F1 जनरेशन में हाइब्रिड्स मिलते हैं, और अगर हम सेल्फ कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, 3:1 रेशियो, 3 डोमिनेटिंग करेक्टर कैरिंग एंड 1 रिसेसिव करेक्टर कैरिंग। अगर हम उसको जीनोटिपिकली देखते हैं तो कहते हैं 1:2:1, 1 homozygous dominant, 2 hybrid and 1 homozygous recessive। तो हम ये जानने के लिए कि जो 3:1 रेशियो आया है और हमने उसी पे बेस्ड कोई एक्सपेरिमेंट किया है प्लान ब्रीडिंग का, तो हमने ऑब्जर्व वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं क्या वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जैसी हैं, मींस ऑब्जर्व वैल्यूज इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो हम कह सकते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस नल है। नल मींस दे आर इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल। तो इसके लिए हम लोग ये हाइपोथेसिस को सेट करते हैं before starting of our calculation for biostatistical data. So the null hypothesis is a statement, ये statement हो गया एक तरह से, that we want to test। मतलब हम स्टेटमेंट लिख करके टेस्ट तो अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। The primary goal of the statistical test is to determine whether an observed data is so different from what you would expect under the null hypothesis that you should reject the null hypothesis। यानी जो हम स्टेटमेंट सेट करते हैं, लिखते तो null है, means observed data is equal to the expected
डाटा या एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ऑब्जर्व रेशियो इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रेशियो, है ना, अगर मैंडल्स पे बेस अगर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम इस हाइपोथेसिस को सेट करने के बाद अपनी कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम उस लेवल तक ले जाएं कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। ये जरूरी नहीं कि रिजेक्ट हो, लेकिन इट मे रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, तो हमारी कैलकुलेशन उस लेवल तक जाती है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हम इसके अगेंस्ट कोई दूसरी हाइपोथेसिस सेट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने मैंडल्स लॉस पढ़ी हैं जिसमें 3:1 रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, और अगर हम उसी को टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस करें तो आपको पता है कि रेशियो क्या आते हैं, तो रेशियो वेरी कर सकते हैं। तो अगर हमारा रेशियो 3:1 नहीं आ रहा, 1:1 आ रहा है, मान लीजिए जो हम चेक करते हैं, तो दैट मे गो फॉर अनदर हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस उसको नहीं प्रूव कर सकती, तो हम उसके लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करेंगे, ये बताने के लिए कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये हम लोग को हाइपोथेसिस सेट करनी होती है। नल हाइपोथेसिस का इंडिकेशन है H0, HO या H0 कहती हैं, जीरो मीन्स नल, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं H0 से। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, studying the height of 1000 population of rice plants, what we have to do, we will take a sample, क्योंकि 1000 को स्टडी करना it's a difficult job, तो we take sample of 100 plants selected which represents the whole population। तो हम क्या करेंगे, अब नल हाइपोथेसिस इसके लिए सिलेक्ट लिखेंगे कि जो 1000 पॉपुलेशन के प्लांट्स हैं जिनकी हाइट हमें स्टडी करनी है, 100 का एक सैंपल उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको सिग्निफाई करने के लिए हम लिखते हैं H0 says, है ना, मीन्स पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन, यानी 100 पौधों का सैंपल 1000 प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम लिखते हैं पॉपुलेशन मीन इक्वल्स टू सैंपल मीन, और वी कैन राइट एज ऑब्जर्व्ड मीन वैल्यू इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू, है ना, जो एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू आनी चाहिए वो ऑब्जर्व्ड मीन वैल्यू के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। If null hypothesis is rejected anyhow during the calculation or after the calculation, ऐसा होगा जब हम करेंगे chi-square test, मैं आपको बताऊंगी just now after few minutes, then हम अगर प्रूव नहीं होता कि हमारा जो रेशियो हमने ऑब्जर्व किया है, सपोज 3:1 रेशियो एक्सपेक्टेड है, हमने लिखा ऑब्जर्व रेशियो इक्वल्स टू 3:1 एज मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रेशियो और मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, और वो प्रूफ नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, तो वी सेट एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। व्हेन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देन वी हैव टू सजेस्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हिच शोज H1 मींस another hypothesis 0 के against, or A means alternate hypothesis, observed mean value is not equal to the expected mean value, or observed ratio is not equal to the expected ratio। फिर लिख के आंसर देना पड़ता है कि अब ये 3:1 नहीं है तो कौन सा रेशियो के लिए एक्सपेक्टेड है, तो हम लिखेंगे इट मे बी द टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। ओके, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में ऑलरेडी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस पढ़ी है। अब हम जो वर्क करते हैं, यानी जो रिसर्च करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको सिग्निफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो हम लोग यूज करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके लिए लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिए जाते हैं। The level of statistical significance is often expressed as the so-called p-value, percent value or p-value, depending on the statistical test you have chosen, जो आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है और लिया जाता है। You will calculate a probability, that is the p-value of observing your sample results, और more extreme values हैं, इसके आगे भी लिया जा सकता है। Given that the null hypothesis is true, अगर null के अकॉर्डिंग चल रही है तो ये मान के चलते हैं कि null hypothesis true है, तो हम level of significance choose करते हैं। Another way of phrasing this is to consider the probability that a difference in a mean score or other statistical value could have arisen based on the assumption that there
really is no difference, ये मान के चला जाता है null hypothesis में कि कोई difference नहीं है, तभी हम लिखते हैं H0 says observed value equals to the expected value. Let us consider this statement with respect to our example where we are interested in the difference in the mean एग्जाम परफॉर्मेंस बिटवीन टू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, यानी हमने आपको पढ़ाने के लिए दो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स लिए, जैसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग मेथड एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो दो मोड लिए आपके, है ना, टीचिंग मेथड के लिए, इफ देयर रियली नो डिफरेंस बिटवीन द टू टीचिंग मेथड्स इन द पॉपुलेशन, दैट इज गिवन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, है ना। तो हम वहां जैसे पढ़ाते हैं वहां ऐसे भी यहाँ भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो both the modes or methods of teaching are same. How likely would it be to see a difference in the mean exam performance between the two teaching methods as large as or larger than that which have been observed in your sample? तो अब इसको चेक करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्लासरूम टीचिंग के बाद आपका टेस्ट लिया और ऑनलाइन टीचिंग के बाद टेस्ट लिया। तो दोनों मेथड को हम ये मान के चले कि बोथ null says test performance after class teaching and online teaching are same. So you might get p values such as 0.03, that is p equals to 0.03 level of significance. This means that there is a 3% chance of finding a difference as large as or larger than, है ना, यानी कि मान के चलते कि 3% chance of finding a difference है दोनों मेथड में. The one in your study given that the null hypothesis is true. तो हम लोगों ने 3% level of significance पे चेक किया. तो चेक करने के बाद अगर वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आती है तो ये माना जाता है कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, और अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नल कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होती है, कम होती है, और कैलकुलेटेड वैल्यू अपर यानी हायर चली जाती है स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस may be rejected. However, you want to know whether this is statistically significant. Typically, if there was a 5% or less chance, means 5 times in 100 or less, that the difference in the mean exam performance between the two teaching methods or whatsoever static we are using is as different as observed given the null hypothesis is true, जो मैंने अभी आपको बताया. और अगर null hypothesis नहीं prove होती तो you would reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis. Alternately, if the chance was greater than 5%, you would fail to reject the null hypothesis and would not accept the alternate hypothesis. अगर नहीं रिजेक्ट होती तो हमें alternate hypothesis की जरूरत नहीं है. As such, in this example, where p equals to 0.03, we would reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis. We reject it because at significance level 0.03, that is less than a 5% chance, the result we obtain could happen too frequently for us to be confident that it was the two teaching methods that had an effect on exam performance. इसका मतलब अगर रिजेक्ट हो जाती है तो इस क्या कहता है कि दोनों जो हमने मोड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग लिए हैं उसका अलग अलग प्रभाव है, कोई एक मेथड बेटर है दूसरे मेथड से. So whilst there is a relatively little justification why a significant level of 0.05 is used rather than 0.01, हम लोग जनरली जो है 0.05 यूज करते हैं या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 0.01 भी किया जाता है, 0.10 भी किया जाता है कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के लिए. इट इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक रिसर्च 0.05. However, if you want to be particularly confident in your results, you can set a more stringent level 0.01, यानी 1% चांस और लेस, है ना. 1 in 100 यानी 100 में से एक
ये शो कर सकता है, 100 को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम, अगर हमें कॉन्फिडेंट है कि हम सही और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो हम लोअर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले सकते हैं। तो वैसे जनरली 5% लिया जाता है, इतनी वैल्यू में छूट मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 important topics, null hypothesis and level of significance. Now come to the important topic, chi-square test. So I'm going to share the another topic. अभी आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आएगा तो I will tell you again, because we don't know about the college running. अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हम लेते हैं chi-square test. So this in botany lab or field experiment, apart from quantitative data, we get the qualitative data with genetical characters. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग genetics के experiments करते हैं, plant breeding के experiments. जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए, तो टॉल, शॉर्ट, रेड, वाइट मतलब कलर ऑफ द फ्लावर, सीड कोड कलर, सीड शेप, राउंड एंड रिंकल, लाइक दैट. तो हम इनको भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी हम क्वालिटेटिव डाटा को भी लेकर के, लेकिन डेफिनेटली न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा होगा. These observations require the calculation of the expected number of individuals under any category. Thus, it becomes necessary to know whether there is any deviation in between the observed and expected frequencies. जो अभी हम पढ़ के आए हैं null hypothesis के लिए, तो हमको ये deviation होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी के लिए हम इस statistical tool का use करते हैं. So the measurement of this deviation is done with the help of this particular test called as chi-square test. So now we are working on specific test of significance, that is, we call it as chi-square test. Okay. The general formula of the chi-square test is chi-square generally represented as cursive capital X square, है ना. इसको chi से represent करते हैं, square is written over there. तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E, राइट. यहाँ पर O क्या है? O इज ऑब्जर्व वैल्यू, यानी जो हम आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व वैल्यू, एंड E इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट. मीन्स जो हमने पहले से किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ली गई हो, या हम एक्सपेक्ट करते हो कि ये वैल्यू आनी चाहिए, राइट. तो फॉर्मूला में O माइनस E होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E, तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं chi-square टेस्ट में. अब chi-square टेस्ट में कभी कभी हम लोग जो ऑब्जर्व वैल्यू ले रहे हैं, जैसे हमने रेशियो लिया, तो उसमें हमने 2 वैल्यूज ली, 3:1 आया है ना, यानी 2 तरह का डाटा या 2 तरह के पैरामीटर पे हम वर्क कर रहे हैं, टॉल/रो और फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव डाटा में तो 3:1 आया. तो इसका मतलब हमारी ऑब्जर्व्ड जो नंबर है वो क्या है? 2 है. मतलब वैल्यू नहीं बात कर रहे, यानी हमने जो n लिया है, n का मतलब क्वालिटेटिव करेक्टर्स 2 हुए, एक टॉल और एक डॉर्फ. तो कभी कभी जब हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किया जाता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जिसको हम DF कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम. मैंने क्लास में भी एक बार आपको बताया, फिर यहाँ बताती हूँ. जैसे कभी कभी हम लोग कॉलेज थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो क्लास में जाने के लिए टीचर आपको थोड़ी छूट दे देता है ना, फ्रीडम देता है कि चलिए आप बड़ी क्लासेस में चुपचाप आकर के बैठ जाइए. लेकिन उसकी एक डिग्री होती है, यानी मापन होता है कि हाँ बस इतनी देर ही, उसके ज्यादा देर आने से क्या फायदा होगा कि आप 1.5 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का क्लास है या 40 मिनट का क्लास है और आप लास्ट 2 मिनट्स पहले पहुंचे, तो उतना फ्रीडम नहीं मिलेगी. तो यहाँ पर भी डाटा के लिए कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग इसमें यूज करते हैं. तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रह जाए, 1 का मतलब कैसे निकाली गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1,
यानी केवल -1 की छूट है, फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 किया जाता है, तो n-1 निकालते हैं। और जब केवल 1 ही रह जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मैंने कहा टॉल और ड्वार्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन है, तो 2 - 1 = 1, केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रह गया, तो हमारी डाटा की सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग एक स्पेसिफिक एरर्स को रिमूव करने के लिए येट्स करेक्शन का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला में उसको यूज किया जाता है। पहले जान ले कि येट्स करेक्शन है क्या। येट्स करेक्शन इज अप्लाइड टू इंक्रीज द प्रिसिशन ऑफ chi-square टेस्ट, है ना, उसकी वैल्यू या उसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए। ओनली व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, ये ध्यान से मैंने अभी आपको बताया, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रह जाती है, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, राइट, नॉट अदरवाइज। अगर 1 से ज्यादा है तो नहीं यूज किया जाएगा येट्स करेक्शन। एंड द एक्सपेक्टेड क्लासेस आर स्मॉलर एंड लेस देन 30, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी हम लोग यूज करते थे, हमने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप फॉर्मूला में यूज करते थे तो n-1 कराया था। तो जब डाटा लेस देन 30 होता है तो हम कहते हैं n- टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 करिए, वो भी एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम है। So in case of 1 degree of freedom, there is possibility of underestimating the probabilities listed in the table. This can be adjusted by subtracting the correction value from the deviation value. तो हम इसको यहाँ पर जो ये O-E है, इसमें से माइनस करेंगे येट्स करेक्शन। येट्स करेक्शन को यानी 1/2 कहते हैं। तो ये हम लोग इस वैल्यू में से 1/2 को माइनस कर देते हैं। 1/2 और 0.5 भी इसको लिखा जा सकता है। तो हमारे फॉर्मूला में क्या डिफरेंस हो जाएगा, chi-square equals to sigma O-E within the bracket -half then big bracket whole square। यानी अब हमने इस वैल्यू में से केवल O-E से 1/2 माइनस करके फिर उसका स्क्वायर किया, देन डिवाइडेड बाय E। तो ये थोड़ा वेरिएशन कब होगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के chi-square टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है chi-square टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। सेकेंड टेस्ट है कॉन्टिजेंसी chi-square टेस्ट, और थर्ड टेस्ट है होमोजेनिटी chi-square टेस्ट। आपके कोर्स के लिए दिस टेस्ट इज द बेस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर ग्रेजुएशन। तो मैं इसको डिटेल में आपके लिए आज बता रही हूँ। केयरफुली लेसन करेंगे, जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे उसको नोट कर लेंगे, ताकि अगर आपको ये मिले दोबारा सुनने के लिए, फिर दोबारा उसमें करेक्शन करते जाएंगे। तो हम पहला टेस्ट लेते हैं गुडनेस ऑफ फिट। तो देखिए नाम इंडिकेट कर रहा है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, यानी जो हम हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसी है। शोइंग द गुडनेस ऑफ फिट मींस इट इज अंडर द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ chi-square which we check from the standard table, है ना। एक क्रिटिकल वैल्यू होती है chi-square की, जो टेबल में दी रहती है हमारी बुक्स में बायोस्टैटिस्टिक्स की, उससे हम इसको चेक करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। chi-square test is applied to a wide range of studies relating to experimental biology and field studies, है ना। तो हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं, और बायोलॉजिकल फील्ड्स में भी इसको कई जगह यूज किया जा सकता है। और एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे ही रही हूँ कि जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स में हम इस टेस्ट को फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते हैं। अब इसका मेन एम क्या है, द एम of this test is to test the closeliness of observed frequencies with those of the expected, है ना। यानी O equals to E हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। दैट इज हाउ वेल द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कर्व फिट्स इनटू द थियोरेटिकल कर्व, यानी 3:1 में वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमारी ऑब्जर्व वैल्यू फिट होती है। या हम कह सकते हैं अगर हमने थियोरेटिकली कोई कर्व प्रिपेयर किया है और हमने जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया है वो दोनों एक दूसरे जैसे हों, सिमिलर हों या फिट होते हों। If both the observed and expected frequency distribution are in complete agreement with each other, then the chi-square value will be
0। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वे में ये ट्रू नहीं होता। अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं हाँ हाइपोथेटिकली इट मे बी ट्रू, but in experimental observation there is always some degree of deviation, थोड़ा बहुत अंतर होता है। The critical chi-square value will be exceeded due to sampling fluctuations, क्योंकि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि 1000 की पॉपुलेशन में से 1000 प्लांट्स की अगर 100 ही लेने हो तो क्या वो ट्रूली 1000 प्लांट्स की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा? लेकिन अगर 100 भी अगर हम चेक करेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा वैल्यूज में। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि कितना डिग्री ऑफ डेविएशन है, तो क्या वो ट्रूली ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसी है। ये सब जानने के लिए हम लोग इस गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज करते हैं। The critical chi-square value will be exceeded due to sampling fluctuations. For example, if in a crossing experiment which gives two different sizes of seeds in F2 progeny, then these two types of seeds may segregate according to which ratio of Mendel? 3:1 monohybrid ratio of Mendel. Or it may be 1:1 ratio as monohybrid test cross. It may be interactions of genes, as you have studied in interactions of genes during your second year course, complementary factor interaction. It may be inhibitory factor interaction or inhibitory gene action, or it may be 15:1 as duplicate gene interaction, and so forth. तो कोई भी हो सकता है, two ratios, two different sizes of seeds. तो हम इस सब को जानने के लिए हाइपोथेसिस सेट करते हैं और वी अप्लाई chi-square test for goodness of fit. Now, again, if we are in a crossing experiment results in 3 types of seeds, then these may be due to incomplete dominance, 1:1, 1:2:1 हो सकता है. It may be 9:3:4 due to supplementary gene action, or it may be dominant epistasis, 12:3:1 interaction, etc. So, likely 4 types of seeds. इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं तो 4 different combinations हो सकती हैं, यानी dihybrid cross के लिए 9:3:1. Then it may be 1:1:1:1 as dihybrid test cross ratio, and so on. So similarly means we can apply this chi-square test to this type of experiments. अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे, तो मैं ये आपको अभी इतना आपने समझा। कल मैं आपको steps to be followed to टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट लूंगी। ये टेस्ट में हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं 4 स्टेप प्रोसीजर है और इसका न्यूमेरिकल है। तो आप लोग कल के लिए कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा और यहाँ तक आज आप पढ़ लीजिए, और कल मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भेज दूंगी जो कि आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। इसको जो सैंपल आपको यहाँ दिया जाएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगी, फिर इसी सैंपल पे बेस्ड आप वो दूसरा न्यूमेरिकल भी कॉपी में अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आई हैव 8 minutes, वी कैन डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन एक एक करके अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपका नाम लेके बोलूंगी कि आप बोल सकते हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी यहाँ हमारे पास, और बाकी लोगों को मैं लिंक शेयर करूंगी। आप दोबारा स्टडी कर सकते हैं जो आज मैंने पढ़ाया। निवेदिता, आंचल, अनामिका तिवारी, यस। मैम इसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर देंगे क्या? PDF, ओके, आई ट्राई टू डू दैट, लेकिन ये मैं आपको लिंक शेयर करूंगी यूट्यूब पे। यू कैन स्टडी अगेन एंड अगेन, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके मैम, थैंक यू। श्योर,
Anybody else? Shalu? Anjali? ओके देन, सी यू टुमारो। तो आप सबको जय हिंद और कल आपसे मिलते हैं आगे के टॉपिक के लिए।